शांत रहो। तो इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड में बहुत आता है। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वही 3-4 बातों को जो मैंने बताया, उन्हीं 3-4 बातों के प्रयोग से हाइगेन्स ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए प्रकाश को परावर्तित करके दिखाया। उसके लिए जो नियम होते हैं उनको फॉलो करके दिखाया। कैसे? देखिए, सबसे पहले हाइगेन्स ने मान लिया कि हमारे पास एक पृष्ठ है Z और ये जो पृष्ठ है बच्चों, ये पृष्ठ पूरी तरीके से परावर्तक है। कैसा है? परावर्तक है। अब देखो, तो ये एक परावर्तक पृष्ठ हो गया जिसका नाम है ZZ और ये मान लेते हैं ये है AB, ये एक तरंगाग्र है। ये क्या है बच्चे? और ये तरंगाग्र तिरछा आ रहा है हमारे सरफेस पर। कैसे आ रहा है? और ये तरंगाग्र को लाने वाली किरणें हैं। ये क्या है बच्चे? तरंगाग्र को लाने वाली किरणें। अब ध्यान से समझिए, ये तरंगाग्र तिरछा इस सरफेस पे आकर के गिरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लिया t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र का ये जो सिरा है वो बिंदु 1 पर पहुंच गया है। बहुत ध्यान से सुनना। तो बबुआ जब वो पहुंच गया है वहां पे, तो जाहिर सी बात है अब वो माध्यम का कोई ना कोई कण तो बिंदु ए पर बैठा ही होगा कि वहां कोई कण ही नहीं होगा। तुमने सरफेस जहां भी रखा वहां तो कोई माध्यम होगा, तो माध्यम के कण होंगे। t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र ऐसे आया और ये वाला तरंगाग्र का कोना Z डैश के बिंदु ए को क्या किया? टच किया। और अगर वहां टच हुआ है तो भाई वहां कोई कण होगा, और मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब वो कण, अगर यही कोई कण है तो क्या अब वो कण तरंगाग्र के पृष्ठ पर नहीं चला गया? अब भाई ऐसे देखो, समझो, ध्यान से देखो, ये एक कण है, इसकी नोक एक कण है और यह एक तल आ गया और तल ने उस कण को टच कर दिया। तो ये जो कण था, अब वो कण कहाँ है? तरंगाग्र पर है। तो जब AB को इसने टच किया तो बिंदु A पर जो भी कण था, अब वो कण कहाँ है? तरंगाग्र। तो इसका मतलब तरंगाग्र पर ये स्थित जो बिंदु A का कण है वो नई तरंगिका जनरेट करेगा, द्वितीय तरंगिका निकालेगा और द्वितीय तरंगिका ये चलने लगी आगे। यहां से निकला द्वितीय तरंगिका, आगे बढ़ने लगा, ये द्वितीय तरंगिका आगे चलने लगी। आई बात समझ में? और ये वाला सिरा है, इस वाले सिरे को मान लेते हैं T टाइम लग रहा है उस बिंदु से सरफेस तक पहुंचने में। तुरंत थोड़ी गिर जाएगा, ये ऐसे आया है तो ये धीरे धीरे ऐसे गिरेगा। आई बात समझ में? ठीक, तो ये आ रहा है, गिर रहा है, देखो ऐसे Z तो ये आकर के गिर रहा है और इसको यहां तक पहुंचने में मान लिया कितना समय लग गया? T। द्वितीयक तरंगिका की चाल वही होगी जो कि प्राथमिक तरंगिका की है। ये बात मैंने हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में एकदम साफ साफ कह दिया है। ना देख लो, पिक्चर देख लो, लगाओ, पठान लगा लो, गदर 2 लगा लो, देखो पहुंच गया। ध्यान से समझो, ध्यान देना बच्चे। यानी बिंदु ये B से चल करके इस बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगाया? T समय लग गया मेरे बच्चे। T टाइम के बाद जब ये यहाँ के सारे कण यहाँ पहुंच जाएंगे तो क्या यहाँ का कण अब नई तरंगिका जनरेट नहीं करेगा? तो यहाँ से द्वितीय तरंगिका नहीं निकलेगी, निकल कर क्या आगे चली गई। ठीक, बहुत ध्यान दो। अब देखो, B से A डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा? T समय लगा ना।
और बी से ए डैश तक पहुंचने में मान लिया चाल v है, तो बाबू ए से ये जो किरण जा रही है उसकी चाल कितनी होगी? v ही तो होगी। ठीक है। अच्छा, जब यहां से यहां की टाइमिंग t है और यहां से यहां तक वो v चाल से चल रहा है, तो क्या मेरे बच्चे v चाल से उसी t टाइमिया में अगर ये का देखो तो उतने दूरियां चली कि अलग दूरी चलेगा? उतने चलेगा। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, ये इतना दूरियां लंगड़ा प्रकार में लेंगे और यहाँ बिंदु ए को ऐसे चाप मान करके ऐसे चाप लगा देंगे। ये जो दूरी है वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। आई बात समझ में? B से A डैश की जो दूरी है वही दूरी इस A से इस चाप की है। आई बात समझ में? क्योंकि ये उसी टाइमिंग में तय की गई दूरी है जिस टाइमिंग t में बिंदु B से A डैश तक हमारा तरंगाग्र पहुंचा है, उसी टाइमिंग में। अरे देखो ध्यान से सुनो, पहले आया क्या गिरा भाई, यहाँ से एक मिला चले शुरू कर दी, वो अभी नहीं यहाँ पहुंची नहीं। जब यहाँ पहुंची तब तक कहानी कहाँ चला गया हुई ना, तो कहाँ तक पहुंचा होगी? यहाँ तक पहुंचा होगा। अब समझ में? अब मेरे बच्चे इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी डैश। क्या नाम दे देते हैं? और बिंदु बी डैश से ए को मिला तो एक लाइन खींचा गया। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये जो तल था, ये तल धीरे धीरे ऐसे गिरेगा ना इस पे, ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे यहाँ से ए और ए डैश के बीच जितनी कण है सारे के सारे कणों से अब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, और जितनी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी सारी द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ चल करके ए डैश बी डैश पर पहुंच जाएंगी। देखो तरंगाग्र ऐसे गिरा तो पहले यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकली, फिर ऐसे जब हो रहा है तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका, फिर ऐसे और टच किया, यहाँ से द्वितीयक तरंगिका और टच किया और टच किया, ऐसे से हो रहा है। तो यानी ए और ए डैश के बीच में धीरे धीरे वो टच कर रहा है। देखो ये बिंदु ए है, ये ए डैश है, ऐसे गिरा तरंगाग्र, धीरे 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 वहां टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच। तो जहां पहले टच हो रहा वहां से द्वितीयक तरंगिका पहले निकलेगी, जहां बाद में टच हो रहा वहां बाद में निकलेगी। तो ऐसे निकल करके सारी की सारी ए और ए डैश के बीच में जितने कण हैं सारे के सारे कण यहाँ से द्वितीयक तरंगिका जनरेट करेंगे और वो सारी द्वितीयक तरंगिका बी डैश ए डैश पर एक ही टाइम में पहुंचेंगी। इसका मतलब समान कला में पहुंच गई है वो, और अगर वो समान कला में पहुंच गई तो यानी दूसरा तरंगाग्र हुए। आई बात समझ में? तो स्पष्ट है ये हमारा आपतित तरंगाग्र है और ये ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। आई बात समझ में? देखो मान लिया ये अविलंब है, ये क्या है मेरे बच्चे? अविलंब। अच्छा ये 90 डिग्री पे है यहाँ, ठीक है? कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। अब देखो ये इस सतह से कितने डिग्री कोण पर आपतित हुआ? आई, और ये जाने वाला तरंगाग्र कितने डिग्री कोण पे गया? आर। ऐसा हम मान लो परावर्तन सिद्ध कर रहे हैं ना। परावर्तन में एक नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। यहाँ आपतित तरंगाग्र कौन है? एबी। एबी क्या है? आपतित तरंगाग्र है। और ए डैश बी डैश क्या है? परावर्तित तरंगाग्र है। परावर्तित तरंगाग्र है। आई बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान दो। दो त्रिभुज दिख रहा है, मैं दोनों त्रिभुज बाहर निकालूं। अच्छा पहले एक चीज बताओ, क्या बी से ए की दूरी ए से ए डैश की दूरी ए से बी डैश की दूरी के बराबर नहीं है? क्योंकि वो सेम चाल से चल रहे हैं, सेम टाइम में निकाली गई दूरी है। एक त्रिभुज तुमको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका नाम है ए डैश, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये 90 डिग्री का है, ये एंगल आई है, दिख रहा है? इसमें साइन आई का मान निकालो। देखो साइन आई बराबर अभिलंब बटे, देखो इसके लिए ये भुजा अभिलंब, अरे हाँ अभिलंब बटे कर्ण, सही तो है ना? अभिलंब कितना हो गया? बी डैश। कर्ण कितना हो गया? समीकरण नंबर 1 बनाओ उसको, समीकरण नंबर 1 बनाओ। और उसके बाद है यहाँ देखो एक त्रिभुज और दिख रहा है, वहीं पे मैं उसको भी साइड निकाल देता हूँ। ये 90 है, ये ए डैश है, ये ए है, ये, और अब की बार ये आर है। इसके लिए भुजा अभिलंब हो गई। क्या हो गई? वहां से साइन आर का मान निकाल दो। साइन आर बराबर अभिलंब कितना हो गया? अरे ए डैश होकर हो गया, ए बी डैश हो गया बटे हो गया समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो। 1 डिवाइडेड बाय समीकरण बनेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर बी ए डैश बटे टोटल के बटे ए बी डैश बटे। कोई दिक्कत? ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे बच्चे आएगा क्या? बी ए डैश बटे, और दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? तो क्या साइन आई बटे साइन आर बराबर
साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसकी जगह पर हम इसको ले सकते हैं, तो उसको लिख दो बी ए डैश की जगह पे ए बी बटे कैंसिल होकर के साइन आर का गुणा एक में करोगे तो इधर साइन आई बचेगा, उधर आ जाएगा साइन, दोनों पक्ष का साइन छोड़ दे, दोनों पक्षों का साइन छोड़ सकते हैं, साइन छूट जाएगा तो आ जाएगा आई बराबर, जो कि क्या है परावर्तन का नियम। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से देखो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद अब हम अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की कहानी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या कह सकते हो कि उसके लिए नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए तो स्नेल का नियम, यानी स्नेल का नियम प्रूफ कर दे काम लोहा हो जाएगा। कर देंगे। देखो मान लिया कि हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ है, जड़ जड़ अपवर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है, और इस पर ये एक तरंगाग्र आ रहा है, तिरछा आ रहा है, टेढ़ा, इस पर ये एक तरंगाग्र तिरछा आ रहा है, ऐसे आया, और यहाँ मेरे बच्चे ये विलंब है, ठीक है, विलंब है। चलो ये ए है, ये बी है, और ये उसकी किरणें हैं। ये तरंगाग्र की क्या है? अभी बताया यार, तरंगाग्र के चलने की दिशा में खींची गई रेखा किरण क्या है? तो किरण है उसकी। है बस समझ में? प्ले है ना यार। अब ये एक तरंगाग्र ए बी इस सरफेस पे आकर के गिरा किस टाइम में? टी बराबर 0 समय। ध्यान से देना। और कौन सा कोना टकरा रहा है? हाई वाला, ए वाला। वहां माध्यम पे कोनो ना कोनो कण होगा। ये माध्यम एक है, ऊपर वाला माध्यम एक है, नीचे वाला माध्यम, ये दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। अब मेरे बच्चे, अच्छा ये जो तरंगिकाएं आ रही है, ये मान लिया v1 चाल से आ रही है। कितनी चाल से आ रही है? v1 चाल से आ रही है। अब ये जो तरंगिका आई, ध्यान से देखो, ये तरंगाग्र का एक कोना बिंदु ए को टच किया किस टाइम में? t बराबर 0 समय। तो जब ये t बराबर 0 समय में टच कर रहा है तो तुरंत वहां जो कण होगा वो कण क्या करेगा? द्वितीयक तरंगिका निकालेगा। इस बिंदु ए पर जो कण है वो क्या करेगा? तो द्वितीयक तरंगिका निकालेगा। और द्वितीयक तरंगिका मान लिया किस चाल से चल रही है? सेम चाल से थोड़ी चलेगी, v2 चाल से चल रही है, ठीक। अब भैया जब तक कि निकल के यहाँ चली तो वो वहीं रुका लेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। तो मान लिया b को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? t। b को इस बिंदु a डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया। मेरे बच्चे ये यहाँ एक अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। और अब की बार ये प्रकाश की किरणों को यहाँ, अच्छा जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी कण होगा, और वो भी कण तरंगाग्र का है, तो वहां से नई तरंगिका जनरेट होगी, और वो द्वितीय तरंगिका जनरेट होकर के इधर। चलो ध्यान से समझिए इसको। और ये द्वितीय तरंगिका किस चाल से चलेगी? v2 चाल से चलेगी। b से a डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा है? t। तो जरा वहां देखो, तो क्या दूरी बराबर, या सॉरी हाँ दूरी बराबर लगा लो। दूरी कितनी है b से a डैश की? b a डैश। दूरी बराबर चाल गुणे किस चाल से वो चल रहा है? b1। अरे यार b1 है, चाल से तो चल रहा है। b से a डैश किस चाल से आया है? कितने टाइम में आया है? तो दूरी बराबर चाल गुणे, कोई दिक्कत? ठीक है। तो मेरे बच्चे, हमारा जो ये द्वितीयक तरंगिका बिंदु B से निकला है, यही की टाइमिया में यो तो कुछ आगे बढ़ा होगा। मान लेते हैं वो
ए से चल करके बिंदु बी डैश पर पहुंच गया है, मान लेते हैं ए से चल करके कहां पहुंच गया। अब थोड़ा सा अगर हम ए को बी डैश से मिलाएं तो ध्यान से देखना, ए से चल करके कण कहां पहुंचा, तरंगाग्र कहां पहुंचा, बी डैश। तो ये जरा दूरी देख लो, कितनी दूरी है, ए बी डैश। ए बी डैश बराबर दूरी b2 इंटू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे बच्चे ध्यान से समझो। ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र, और आपतित तरंगाग्र ऐसे गिरा है तो वो ये हिस्सा भी यहाँ टच हुआ, फिर ये वाला टच होगा, फिर टच होगा, फिर टच होगा, यानी सबसे लास्ट में यहाँ से टच होगा, यानी सबसे पहले द्वितीयक तरंग यहाँ से निकली, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे जितने भी बिंदु हैं वहां पे, क्या सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंग नहीं निकलेगी, निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि तरंगाग्र ऐसे ऐसे धीरे 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 इस तल पर गिर रहा है, और गिर गया तो तल को टच कर रहा है यार, तो तरंगाग्र के जितने कण है वो सारे कण वाइब्रेट नहीं होंगे, तो वो सारे के सारे कण द्वितीयक तरंगिका निकालेंगे। तो ए और ए डैश के बीच में जितने कण हैं सारे के सारे कण द्वितीयक तरंगिका निकालते हैं, और द्वितीयक तरंगिका निकाल करके एक ही टाइम में एक साथ सारे के सारे कहां पहुंच जाते हैं, ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश अब हमारा क्या हो गया, अपवर्तित तरंगाग्र हो गया। क्या हो गया बच्चों, अपवर्तित तरंगाग्र हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। और ये ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। मान लिया इस तल से ये कितने डिग्री कोण पे आया था, कितने डिग्री कोण पे गया, दोनों के लिए थोड़ा सा, अच्छा ये अभिलंबोत है 90 डिग्री का एंगल मान लेते हैं, दोनों के लिए आप थोड़ा सा आई और आर का मान निकालो। पहले त्रिभुज में देखो साइन आई पकड़ लेते हैं, साइन आई बराबर, इसके लिए ये अभिलंब है, अभिलंब बटे कर्ण होता है, अभिलंब कितना हो गया बी ए डैश, कर्ण कितना हो गया ए डैश, समीकरण नंबर 1। दूसरे वाले त्रिभुज में देखो, दूसरे वाले त्रिभुज में साइन आर निकाल दो, साइन आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, कर्ण कितना है, ये है कर्ण, ये हो जाएगा ए बी डैश बटे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा साइन आई बटे बराबर बी ए डैश बटे टोटल के बटे ए डैश से ए डैश, बी ए डैश बटे, इन दोनों की जगहों पे ये मान रख सकते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर b1 t बटे t से t, क्या बचेगा, मान लिया पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो मेरे बच्चे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया। तो अब जरा देखो, क्या b1 बटे b2 के स्थान पे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1n2, इसकी जगह पे लिख रहा हूं बराबर साइन आई बटे साइन, ये क्या है, स्नेल का नियम, कहाँ होता है, अपवर्तन में, कहाँ मिलता है, अपवर्तन। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लगा, द्वितीयक तरंगिका का तो कंटेंट लगा यहाँ पे, उसके सिद्धांत से हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगला हेडिंग होगा हम लोग का कि प्रकाश पथ। प्रकाशीय पथ तरीका अभी 4 मिनट तुम चलो देखो अगला है प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ जाओ जल्दी जल्दी देखो प्रकाशीय पथ कितना लोगे जल्दी 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 तू जाओ वैसे प्रकाशीय पथ जग खंगा लेना। देखो प्रकाशीय पथ क्या है,
अगर कोई प्रकाश किसी माध्यम में ट्रेवल कर रहा है तो उस माध्यम के अपवर्तनांक में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को, ठीक है, का गुणा उसमें कर दोगे अपवर्तनांक में, तो प्रकाशीय पथ कहलाएगा। देखो देखो क्या एकांक समय में लिखा है क्या मैंने? नहीं। क्या लिखा? चलो देखो, अगर हमारा प्रकाश है कौन माध्यम में चल रहा है तो माध्यम में कितना डिस्टेंस कवर करे? डी डिस्टेंस कवर करे किसी भी टाइमिंग में। जिस हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी डी डिस्टेंस तय करने में, उस हिसाब से वो समय लेगा। तो डी डिस्टेंस कवर करे, तो उस डी डिस्टेंस को जब वो किसी मीडियम में कवर कर रहा है, वो तय कर रहा है, तो मेरे बच्चे उस अपवर्तनांक का, उसी माध्यम के अपवर्तनांक का अगर गुणा उस दूरी में कर दोगे तो जो गुणनफल आएगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय पथ। आएगा समझ में? ठीक है। उसके बाद भंगार टॉपिक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें न्यूमेरिकल आता है। दूसरा टॉपिक हमारा कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव, है ना? प्रकाश के एक 5 मिनट बाद प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव, ठीक है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव, मतलब आपको मैंने अपवर्तन में ये चीज तो पढ़ाई है ना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है। उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जा रहा है तो कैसे तरंगदैर्घ्य चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। इसके ऊपर ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 2, ये विलंब है। एक प्रकाश की किरण आई, इसका तरंगदैर्घ्य है λ1, इसका तरंगदैर्घ्य λ1, इसका तरंगदैर्घ्य क्योंकि तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। इसका आपतन कोण मान लिया I, इसका परावर्तन सॉरी अपवर्तन कोण मान लिया R। अब इसकी आवृत्ति न्यू है तो यहाँ भी आवृत्ति न्यू ही रहेगी। आवृत्ति में कोई बदलाव होता है क्या? नहीं होता। तो मेरे बच्चे, अच्छा पहले माध्यम में मान लिया प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो अब जरा देखो, आपको मैंने पढ़ा रखा है न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, पढ़े हो? तो चलो पहले माध्यम के लिए हम बात करते हैं। माध्यम 1 के लिए, माध्यम 1 के लिए हो सकता है तुम लोग की कॉपी में जो मैंने करवाया हो वो माध्यम 1 को वायु माना हो, तो अगर वहाँ वायु माना होगा तो इसको C से लिखा होगा, इसको लैम्डा से लिखा होगा। परेशान मत होना, आई बात समझ में? मैं सभी माध्यमों के लिए अप्लाई करके बता रहा हूँ, अभी निर्वात या वायु वाला भी बता दूंगा, ठीक है। तो माध्यम 1 के लिए मेरे बच्चे इस फॉर्मूले पे चल रहा हूँ, आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v1, पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य कितना है? तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। समीकरण नंबर 1। दूसरे माध्यम, माध्यम 2 में, माध्यम 2 की, अब देखो माध्यम 2 की कहानी क्या है। माध्यम 2 में भी भाई आवृत्तियां तो वही रहेगी, लेकिन प्रकाश की जो चालवा है वो बदल जाएगा और ये λ2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, क्या दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, 1 बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 1 2 को बराबर करोगे तो v1 बटे λ1 इज इक्वल टू v2 बटे v2 को यहाँ λ1 को शिफ्ट कर सकते हैं, तो v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हम जानते हैं चूंकि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर v1 बटे होता है कि नहीं होता? यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1n2 बराबर λ1 बटे, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दूसरे माध्यम पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब इसको मैंने तुम लोगों को जब डेरिवेट करवाया होगा तो निर्वात या वायु लेकर के करवाया होगा कि मान लिया पहला माध्यम निर्वात या वायु है। अगर पहला माध्यम निर्वात या वायु है तो λ1 की जगह लैम्डा होगा, v की जगह c होगा क्योंकि प्रकाश की चाल होती है, और यहाँ पे λ2 की जगह हो सकता है λm लिखा हो और यहाँ प्रकाश की चाल को v से लिखे हो, ये हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले माध्यम में न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा लिखा होगा। समीकरण 1
दूसरे माध्यम में न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा एम लिखा होगा, क्यों? समीकरण 2, फिर इनको बराबर किया होगा तो सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा एम लिखा होगा। और उसके बाद इस लैम्डा को वहां वी को यहां शिफ्ट किया होगा तो सी बाई वी इज इक्वल टू लैम्डा बटे लैम्डा एम किया होगा। सी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है और वी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है। और निर्वात या वायु से अगर प्रकाश की किरण किसी अदर मीडियम में जाती है तो मेरे बच्चे प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर उस माध्यम का पूर्णांक, यानी इस माध्यम का पूर्णांक ये बराबर लैम्डा बटे ये निकाला गया होगा। ठीक, और कुछ नहीं अंतर है। ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर खत्म।